डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज है संडे और संडे को होता है हमारा वीकली करंट अफेयर और यहाँ पे हम नेशनल इंटरनेशनल जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो करंट अफेयर के फॉर्म में आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। कुछ डिस्कस करते हैं, सारा तो पॉसिबल नहीं होता है डिस्कस करना, तो मुझे जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो की पीडीएफ के लिए ये ज्वाइन कर लीजिए आप। ग्रुप में डिस्कशन के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में था, आप लोगों ने सुना भी होगा। शॉर्ट में इसे कहा जाता है FATF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है। पहले हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। इट वाज फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर इन जिनेवा। तो इसको फाउंड किया था G7 ने, न कि यूनाइटेड नेशन। G7 आप सभी को पता ही होगा, UK, US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे मेंबर हैं जिन्हें हम कहते हैं G7 कंट्री, या फिर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका ये ग्रुप है। कभी ये रशिया फेडरेशन को भी वहाँ पे रखते थे, बट क्रीमिया इशू पे रशिया फेडरेशन को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इसको इसको फाउंड किसने किया था? G7 कंट्री ने किया था। पहला ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ से आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ FATF वाज टू कम्बैट द टेरर फाइनेंसिंग। बिल्कुल एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो टेरर फाइनेंस है उसको रोका जाए। बहुत सारे आपने सुने होंगे ऐसे न्यूज कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर होता है, जैसे इंडिया कई बार कहता है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया को कहता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पे ब्लेम लगता है। सबसे बड़ा देश तो सऊदी अरेबिया है, जिसको कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में जो भी ऐसे ग्रुप हैं जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कि रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको फंड करता है। तो टेरर फंडिंग को कम्बैट करने के लिए इसको बनाया गया था। या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजिंग क्राइम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सारी चीज़ें ये देखते हैं। आगे मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन भी किया है। थर्ड ऑप्शन है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना आर द मेंबर ऑफ FATF। तो बिल्कुल इंडिया इज द मेंबर कंट्री ऑफ FATF, चाइना इज द मेंबर कंट्री ऑफ FATF, बट पाकिस्तान इसका मेंबर कंट्री नहीं है। पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा है काफ़ी टाइम से, और जो कंट्री ग्रे लिस्ट में चली जाती है इसका मतलब कि जो भी FATF का स्टैंडर्ड है वो कंट्री उसको फॉलो नहीं कर रही। इन शॉर्ट उन कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, या उसको फंड किया जा रहा है, या फिर टेरर फंडिंग हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज एलाई, या फिर आप कह सकते हो दोनों आपने एक दूसरे को कहते हैं कि हम इस्लामिक फ्रेंडली कंट्री हैं, उसका नाम है तुर्की। जो कह सकते हो आपकी जो इस्लामिक कंट्री हैं उनमें सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, टेक्नोलॉजी इनके पास। हालांकि आप में से बहुत सारे आर्ग्यू करेंगे जो गल्फ कंट्री उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास पैसा है बट तेल बेच के है। तुर्की एक ऐसी कंट्री थी जो आपके नाटो का मेंबर है और थोड़ी यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है। तो तुर्की को रिसेंटली, नाटो कंट्री होते हुए भी तुर्की को रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, और इसके ऊपर भी ब्लेम लगा है कि ये टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में, और तुर्की को डाला गया है ग्रे लिस्ट में। जैसे ही कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट घट जाती है। एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहिए, रिसेंटली तुर्की को लेके ही ये न्यूज़ में था, 2 कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है और कहा गया है कि इन कंट्रीज़ ने बहुत ही हाई कमिटमेंट के लेवल पे जो भी स्टैंडर्ड हैं FATF के उस पर काम किए हैं। वो कंट्री है आपकी मॉरिशस। मॉरिशस पहले ग्रे लिस्ट में थी, बाहर निकाला गया उसको। और दूसरा है बोट्सवाना। ये दोनों कंट्री बाहर निकाली गई हैं। तो इन तीनों टॉपिक पे भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किसको ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है और किसको रिमूव किया गया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप इसका जान लो। तो टोटल यहाँ पे 39 मेंबर हैं। आपको पता है इसको फाउंड किसने किया था? G7 कंट्री ने किया था। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मेंबर थे वो 16 थे, बाद में एक्सपेंड करके इसको 18 किया गया, बाद में अब टोटल 39 है। 39 में से अभी 37 तो कंट्रीज़ हैं, इसमें से 2 आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो है यूरोपियन यूनियन, आपको पता ही होगा, और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर हैं।
दैट्स इतना सारी चीज़ें जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया गया है डिटेल में, ताकि आपको चीज़ें भूले ना, आप इसको याद रखना। और जैसे कि मैंने कहा कि इनका मोटिव होता है कि कहीं पे अगर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, टेरर फंडिंग हो रही है, तो उन सब चीज़ों को ये डील करते हैं। और जैसे ही कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो कम हो जाती है। ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो उसकी इकॉनमी चौपट ही हो जाएगी। और पाकिस्तान को बहुत हद तक डर है, अगर चाइना नहीं रहा होता तो कब का पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट इन 2021 एज पर द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपसे 2021 का पूछे, 2022 का भी पूछ सकता है। तो 2021 में इसका जो आंसर है दैट इज 9.5। बहुत अच्छी खबर है कि हमारी इकोनॉमी जो पहले श्रिंक हो गई थी कोरोना की वजह से, वो अब एक्सपेंड होना स्टार्ट की है और अच्छे ग्रो कर रही है। ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो 2022 है उसमें 8.5 हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। और यहाँ पे इनका आप ट्वीट भी देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो 4.9 के स्पीड से बढ़ेगी। मतलब दुनिया की इकोनॉमी से हम अराउंड 2 टाइम्स हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम इस स्पीड से बढ़ रहे हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ सेटबैक है आप कह सकते हो चाइना के लिए। चाइना की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट हुआ था कोरोना के बाद, बट अब धीरे धीरे वो श्रिंक करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब श्रिंक तो नहीं कह सकते, जो पहले की ग्रोथ थी अब वो नहीं है। इनको प्रेडिक्शन मिला है कि 8% के रेट से ये 2021 में बढ़ेंगे और 5.6 हो जाएगी इनकी ग्रोथ रेट 2022 के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो वो 4% के रेट से बढ़ेंगे, और पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब है, आपको पता ही है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको जानना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द पोजीशन ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसको मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, जो हंगर इंडेक्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हंगर इंडेक्स था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक थी 101, जिसमें हमारे जो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज, हमारे आसपास वाली जो कंट्री हैं, उनसे हम पीछे हो गए थे। लाइक पाकिस्तान से पीछे थे, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, सबसे पीछे हो गए थे हम। बट यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की, कि हमारे पास, लोगों के पास खाने की कितनी सिक्योरिटी है कि खाना उनको मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी में जो हमारा रैंक है दैट इज 71, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जो हमारे आसपास हैं, तो पाकिस्तान का है 75, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, हमारे आसपास ये भी हैं। श्रीलंका का 77 है, नेपाल का 79 है। चाइना बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हर चीज़ में आगे, आपको पता ही है, उसका है 34th रैंक। और बांग्लादेश का काफ़ी ख़राब हालत है, दैट इज़ 84th पोजीशन पे हैं। तो ये सारी डिटेल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिया का जो इंडेक्स है वो तो आपको याद रखना है, बाकी सब आप भूल जाओगे तो भी चलेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करता है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना, ये स्पॉन्सर्ड है, इनका स्पॉन्सरशिप यहाँ से होती है। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का है, मैंने आपको बताया ही, इनकी पोजीशन भी याद रखना। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, इसको तो इंडिया ने कह दिया था कि इनकी जो कैलकुलेशन की टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है, ख़राब है, तो इसलिए इस इंडेक्स को हम नहीं मानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आपको ध्यान से पढ़ना है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पार्ट टाइम एम्प्लॉय आर नॉट इंटाइटल्ड टू सीक द रेगुलाइजेशन एट नॉट वर्किंग अगेंस्ट एनी सेंशनड पोस्ट इन द गवर्नमेंट। बहुत ही आप कह सकते हो सेटबैक वाली न्यूज़ है फॉर द एस्पिरेंट। जनरली आप लोगों ने देखा होगा ना कि पार्ट टाइम पे कहीं पे रखा जाता है, बाद में लोग स्ट्राइक करने लगते हैं कि हमें रेगुलराइज्ड किया जाए। हालांकि काफ़ी टाइम से चल रहा था। अब ये जो मैटर था बेसिकली, ये चंडीगढ़ की एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे स्वीपर पार्ट टाइम में काम कर रहे थे, और वो अपना मैटर लेके चले गए कोर्ट के बाद वो मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है वहाँ के हाई कोर्ट के अगेंस्ट। हाई कोर्ट को इन्होंने डायरेक्ट भी किया है, वो आगे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक कमेंट और इन्होंने किया है। देखिए, ये जजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना चाहिए। द एससी सेड दैट रेगुलाइजेशन कुड बी ओनली एज पर द पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नोबडी कैन क्लेम द रेगुलाइजेशन एज द मैटर ऑफ राइट। ये कह रहे हैं कि कोई क्लेम नहीं कर सकता कि रेगुलर होना उनका राइट्स है, और जो भी एम्प्लॉय पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया जा सकता है। ये उनका ऑब्जर्वेशन है, दोनों बातें सही हैं।
तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपके करेक्ट हैं, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब पूरा मैटर आपको समझाता हूँ और ये भी समझेंगे कि कोर्ट ने और क्या कमेंट किया है इस पर, जो आपको जानना चाहिए, तो कि आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो ये मैटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वीपर का था, इन्होंने हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट को वो कह रहे थे कि आप गवर्नमेंट को ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप पोस्ट क्रिएट करो या सेंशन करो और जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करो, ऐसा ऑर्डर आप नहीं दे सकते। दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट कैन नॉट ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द पर्टिकुलर रेगुलेशन पॉलिसी। कोर्ट ये भी ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप इस टाइप की रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाओ या इसको फॉर्मुलेट करो, नई पॉलिसी बनाओ या ये करो। ये सारा जुरिडिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंडर में वो पोस्ट है होता है उनका होता है। बाकी जो लोग पार्ट टाइम पे जॉब कर रहे हैं वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकते, उनका राइट नहीं बनता है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। कई सारे जगह आपने देखा होगा ना कि कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ठीक है भाई इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं तो आप इनको रेगुलर कर दो। तो मुझे लगता है इस जजमेंट के बाद ये सारी चीज़ें अब बंद ही हो जाएंगी धीरे धीरे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो परिवहन वेबसाइट है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ने, बिल्कुल सही बात है। बट इसको कंट्रोल्ड करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज डेवलप्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकेंड ऑप्शन है जो स्टेट मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे, जैसे MBI हैं, AMBI हैं, ये लोग किसी भी व्हीकल को इस पर्टिकुलर पोर्टल में ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। इस पोर्टल में बहुत सारे मोड्स हैं, उसमें एक मोड है व्हीकल को ब्लैक लिस्ट करने का। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी रूल्स ब्रेक किए गए हैं व्हीकल के ओनर के द्वारा, तो वो उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये केस गया था केरला हाई कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो स्टेट अथॉरिटी हैं ये ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका है सेकेंड वो सही है, क्योंकि अभी जजमेंट आया है इसलिए न्यूज़ में है, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसको। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डील, ईरान वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इनरिचिंग यूरेनियम अबव 20% विथ एक्सेप्शन ऑफ इट्स रिसर्च रिएक्टर एक्टिविटी। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। आपको पता है कि एक डील किया गया था, ईरान न्यूक्लियर डील, बेसिकली यूएस ने पुल आउट कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप में, बट अब लग रहा है कि फिर से उसको रिवाइव किया जाएगा। स्टिल हालांकि जो बाकी कंट्री हैं वो सारी अभी भी न्यूक्लियर डील में हैं, बट ईरान कंटिन्यूसली कोशिश करता रहता है कि हम क्या बना लें, एक न्यूक्लियर बम बना लें। तो न्यूक्लियर बम ना बनाए उसीलिए उसको ये डील दिया गया था। और इस डील से होना क्या था, इस डील से बेसिकली जो इंसेंटिव दिया जाएगा, इकोनॉमिकल इंसेंटिव है, वो दिया जाएगा ईरान को। तो ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन अप टू प्रॉमिस ईरान इकोनॉमिक इंसेंटिव इन एक्सचेंज टू लिमिट अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर बम बनाना है तो 170 kg इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, और उसके लिए इनरिचमेंट का लेवल क्या होना चाहिए, दैट इज अराउंड 90%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि 170 kg के आसपास का आपको इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, जो 90% तक इनरिच हो तो आप बम बना सकते हो, जो कि ईरान कोशिश भी कर रहा है। इजराइल बार बार उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये चोरी चोरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा जो न्यूक्लियर ईरान डील है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ। रिसेंटली ये न्यूज़ में था इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये कहा गया कि ईरान क्या है 120 किलोग्राम का जो यूरेनियम है उसको 20% तक इनरीच कर लिया गया। अब ईरान को आपको समझना है कि ईरान को 20% इनरिचमेंट का ऑर्डर दिया गया था, बट इन जनरल नहीं था, वो किसी एक्सेप्शनल रिसर्च वर्क के लिए था। इन जनरल उसका जो इनरिचमेंट था न्यूक्लियर डील में वो था 3.6%, कि ईरान जो है अपने फ्यूल सप्लाई के लिए, अपने मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है वो 3.6% तक कर सकता है। हाँ, किसी रिसर्च वर्क के लिए वो 20% तक कर सकता है, बट ईरान ने अभी 120 किलोग्राम यूरेनियम का 20% तक इनरिचमेंट कर लिया। मतलब लोगों को ये डाउट होने लगा कि धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ें। ये तो पब्लिक डोमेन में है, बट इजराइल ब्लेम करता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, चोरी चोरी वो बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया कि बम बनाने के लिए 90% तक इनरिचमेंट चाहिए। इनरिचमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब यूरेनियम का कंटेंट बढ़ाना उसमें। वेरी सिंपल इज दैट। साइंटिस्ट कहते हैं कि 170 kg चाहिए आपको बम बनाने के लिए। हालांकि अब टैक्टिक्स बम भी आ गए हैं, छोटे छोटे बम भी बनाए जा रहे हैं,
बट इन शॉर्ट अभी के सिनेरियो में हम कहें तो ये कहा जाता है कि 170 kg चाहिए आपको बम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। अब हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है और आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं करंट अफेयर में। तो सबसे पहले यही जान लो आप कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है मुंबई के ऊपर। कहा गया है कि 1991 से लेके 2018 के बीच में जो मुंबई है ना, उसने अपना 40% तक का जो ग्रीन कवर था ना वो लॉस कर दिया है। मतलब तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसके वजह से पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। इसके वजह से मुंबई में अराउंड एवरेज 2 डिग्री तक टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले आपको पता होगा कि जो कोस्टल रीजन है, हम कहते थे जनरली वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, थ्रू आउट द ईयर मौसम अच्छा रहता है, बट अब ऐसा नहीं है। ड्यू टू द हैवी अर्बनाइजेशन वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये केवल मुंबई का हाल नहीं है, आप मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, बेंगलोर ले लो, जो भी ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब ये अर्बन हीट इफेक्ट क्या होता है? अर्बन हीट इफेक्ट यही होता है कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो पेड़ पौधे हट जाते हैं। पेड़ पौधे हटने की वजह से अब जैसे कंक्रीट आ गया, वहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री आ गई, इनके वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये सनरेज को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जिसके वजह से और भी हीट वहाँ से रिड्यूस एमिट होती है, जिसके वजह से ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब इसको रिड्यूस करना है तो आपको करना क्या होगा, प्लांटिंग गार्डन ऑन द अर्बन रूफ फ्लोर। बिल्कुल ये कोशिश किया जा रहा है, पूरी दुनिया में कोशिश किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग का आपने नाम सुना होगा कि हर जगह प्लांट लगाओ भाई, जितना हद तक आप रिड्यूस कर सकते हो करो। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही है, इंक्रीजिंग ट्री एंड वेजिटेशन कवर, बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका सही है। ये आप बढ़ाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। डार्कन द स्ट्रीट टू एब्जॉर्ब द मोर हीट। अब स्ट्रीट को डार्कन करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हालांकि ये आप रीजन कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है कि जब स्ट्रीट को लाइटन करते हैं तो वहाँ से डेफिनेटली हीट रेडिएट होती है, बट वो बहुत बड़ा मैटर है नहीं। जो 4th है आपका, यूजिंग इम्पेरेबल मटेरियल। इन्हीं मटेरियल का यूज, जो प्लास्टिक सैरेमिक हैं, इन्हीं मटेरियल का जो यूज़ होता है, बेसिकली इन्हीं मटेरियल के यूज से जो हीट है वो बढ़ रही है, ना कि रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1st एंड 2nd हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी डिटेल जो हम डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि बेसिकली जो तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये क्या करते हैं, हीट को रिटेन कर लेती हैं, जिसके वजह से टेम्परेचर बेसिकली बढ़ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिप्टो करेंसी प्रोसेस, ट्रांजेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, तो हम करते हैं उसको इनिशिएट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका। सेकंड, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया जाता है तो वो ट्रांजैक्शन को भेज दिया जाता है नेटवर्क में, और यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आप सभी को पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, उसको काफ़ी सेफ माना जाता है और उसको हैक करना टेंस टू इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है, आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ऐसा क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक बेसिकली करता है क्या, इन्फॉर्मेशन रखता है आपका। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी आपका, जैसे कि कितना कॉइन्स आपने ट्रांजैक्शन में कर रहे हो आप, और बाकी जो डिटेल होती हैं वो सारी डिटेल इसमें होती हैं। और जैसे ये ब्लॉक क्रिएट हुआ ना, इसका हैश क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो आपके अपने फिंगरप्रिंट से। हर आदमी है उसका, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट है। उसी तरीके से इस ब्लॉक की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है जो कि इसकी ही आइडेंटिटी होती है, और वो किसी भी ब्लॉक के पास वैसी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पिछला ब्लॉक है ना, इससे पहले वाला ब्लॉक है, जब ये ब्लॉक चेन बनाएगा तो पिछले वाले ब्लॉक की भी आइडेंटिटी ये रखता है। तो इसके पास 2 आइडेंटिटी, एक तो अपनी इन सेल्फ होती है और दूसरी एक इसकी होती है। अब आप सोच के देखो कि ऐसे जब चेन बनती है, पूरी ब्लॉक चेन बनती है, तो ऐसे यहाँ पे मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जिसका अपना फिंगरप्रिंट है, मतलब अपनी आइडेंटिटी है, दूसरे ब्लॉक की आइडेंटिटी वो लेके घूम रहा है। अब इसको हैक करना इसलिए इम्पॉसिबल है कि मान लीजिए इसकी आइडेंटिटी आपने चेंज कर दिया। जैसे ही किसी एक ब्लॉक की आपने आइडेंटिटी चेंज किया, वो ब्लॉक पहला ब्लॉक रहेगा ही नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है ऑटोमेटिकली। और जैसे आपने इसको चेंज किया, ये इसकी आइडेंटिटी भी लेके घूम रहा है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको भी चेंज करना, आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके पीछे वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक साथ बहुत सारे ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है मिलियंस ऑफ ब्लॉक को हैक करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसको हैक करना टेंस टू इम्पॉसिबल है।
पहली सिक्योरिटी लेयर तो यही है कि ये एक तरह से एक फिंगरप्रिंट जनरेट कर लेता है। मतलब एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, एक सेफ है कि आपके जैसा किसी का नहीं होगा, तो उस तरीके की आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर लेता है। दूसरा, ये पहले वाले की आइडेंटिटी लेके घूमता है, तो टेंस टू इम्पॉसिबल होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना। उसी का हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्रिएट करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन हो गया, फिर उसको नेटवर्क में भेज देते हैं। जैसे ही वो नेटवर्क में आता है तो नेटवर्क का चाहिए होता है अप्रूवल, मतलब जितने लोग वहाँ पे हैं सब लोग ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है एथेंटिकल है या नहीं है, सबका अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो अप्रूवल एक बार वो नेटवर्क में जाएगा तो उसका चाहिए होता है आपका अप्रूवल। तो यहाँ पे आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन पे आ गए, आपकी नेटवर्क में चला जाएगा, उसके बाद उसका वैलिडेशन होगा। तो फर्स्ट के बाद थर्ड पे आपको आना है, थर्ड के बाद फोर्थ पे आना है। एक बार उसका वैलिडेशन हो गया ना, तो फिर क्या करता है, एक क्लस्टर बन जाता है, पूरी एक ब्लॉक चेन बन जाती है ना, इस टाइप की ब्लॉक चेन बन जाती है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। तो एक पूरा क्लस्टर बन जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आ गया। सेकेंड के बाद ब्लॉक आर चेंज फ्रॉम अ लॉन्ग हिस्ट्री ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर आपकी जो पूरी ब्लॉक्स होते हैं वो एक चेन हो जाते हैं एक दूसरे से, जो पूरा क्लस्टर होता है। तो ऑप्शन आपका 5 हो गया, पूरा एक क्लस्टर बना लेते हैं और फिर आपकी ट्रांजैक्शन होती है जो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो क्लस्टर है मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हैक करना इम्पॉसिबल होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा 1 3 4 2 5 6, ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। इस तरीके से आपका पूरा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस तरीके से वर्क करती है। और जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे ट्रांजैक्शन इसी के थ्रू होता है। तो जनरली जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है सब जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वर्षावास यार वाशा इन द बुद्धिज्म रिफर टू। ये बेसिकली रिफर करता है ना आपका जो एंडिंग होता है, अभी जो आपके रेनिंग टाइम है उसके जो एंडिंग होता है 3 मंथ ऑफ रेनिंग टाइम, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली फेस्टिवल की तरह इसको ये सेलिब्रेट करते हैं। जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं, अभिधामा डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये टेम्पल है आपका कुशीनगर में जिसका नाम है महापरिनिर्वाणा, ठीक है। ये टेम्पल बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1956 में, और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, और अभी रिसेंटली वहाँ पे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है ताकि देश विदेश से जो भिक्षु आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। तो न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एक तरह की यहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग होती है, जो भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और आपस में जो रिलीजियस विचार शेयर करने का तरीका होता है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ रिस्पेक्ट टू द निब्रा स्काई डिस्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इस डिस्क को डिस्प्ले के लिए रखा गया है यूके के म्यूजियम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है इसलिए आपको जानना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है निब्रा। निब्रा बेसिकली एक जगह है जर्मनी में, और स्काई डिस्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसको हम निब्रा स्काई डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ज़मीन में दफना दिया गया था विथ रिचुअल्स। मतलब मान्यता थी कि हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, गॉड को समर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों ने यूरोपियन मूवी, अमेरिकन मूवी ऐसे देखे होंगे ना कि जो पुराने चीज़ें थी उसको दफना दिया जाता था भगवान को खुश करने के लिए। हमारे यहाँ अभी भी चलती हैं, वहाँ भी चलती होंगी, बट उस टाइम पे इसको दफनाया गया था। जब खोद के इसको निकाला गया इस जगह से, तो बेसिकली इसका नाम पड़ गया निब्रा स्काई डिस्क। अब ये स्काई डिस्क है क्या, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डिपिकेशन है, चित्रण है किसका, हमारे स्टार्स का, मून्स का, सन का। तो ये हमारे पास सबसे आप कह सकते हो दैट इज द ओल्डेस्ट वन कंक्रीट डिपिकेशन ऑफ स्टार। हमारे सौरमंडल का यहाँ पे आपको चित्रण नजर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन है, इट बिलोंग टू द आयरन एज। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि ये ब्रोंज एज जो है उससे बिलोंग करता है, आयरन एज से नहीं। ये एज क्या है, बेसिकली उस टाइम पे जिस मटेरियल के लिए, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते थे अपने टूल्स में, हथियार बनाने में, उसका बेसिकली हमने उस एज का नाम दे दिया। जैसे इस शुरू में हम किसका बनाते थे, स्टोन का, तो उसे हम कहते थे स्टोन एज। बाद में ब्रोंज का बनाने लगे, ब्रोंज कहने लगे। बाद में आयरन आ गया तो हम कहने लगे कि आयरन एज है। अब तो आप देख रहे हो प्लास्टिक, आयरन, ब्रोंज मटेरियल, स्टील मिक्स सब आ गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो 1 है, और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये डिस्प्ले के लिए रखा गया इसलिए न्यूज़ में है, तो आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं वो इंडिया आई हुई थी, और काफ़ी सारी बातें हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके। और चाइना अभी इसको ज्वाइन किया था 2001 में, तो चाइना को 20 ईयर हो गए हैं। काफ़ी सारी कंट्री चाइना को क्रिटिसाइज भी कर रही हैं कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो चार्टर है वो चाइना उसको फॉलो नहीं करता है।
बहुत बार आपने सुना होगा ना कि इंडिया के ऊपर भी ब्लेम लगता है कि इंडिया इंसेंटिव देता है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसके वजह से दूसरे देश हैं उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सपोर्ट में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाता। उसी तरीके से चाइना को कहा जाता है कि चाइना की जो इंडस्ट्री हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है चाइना गवर्नमेंट की वजह से, जो कि फेयर नहीं है अकॉर्डिंग टू द WTO। तो कई सारी कंट्री, अभी ऑस्ट्रेलिया WTO में ही गया था चाइना को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए न्यूज़ में है, आपको जानना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। पहला है WTO एग्रीमेंट हैज़ बीन रेक्टिफाई इन ऑल मेंबर पार्लियामेंट। तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो फर्स्ट है आपका सही है। WTO से अगर आपका एग्रीमेंट होता है, किसी कंट्री का होता है, तो जनरली उसको रेक्टिफाई करवाया जाता है वहाँ के पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट है तो रेक्टिफाई किया जाएगा, अब कहीं पे आर्मी रूल है तो फिर काहे का पार्लियामेंट, ठीक है। बट ये जनरल चार्टर है उनका, ठीक है, रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई इन द सेंस की एक्सेप्ट करना उसको, इस एग्रीमेंट को। सेकेंड ऑप्शन दिया है WTO ट्रेड रूल्स अप्लाई ओनली टू द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है, जितने भी चीज़ें का ट्रेड किया जाता है राउंड टू राउंड, जो कंट्री हैं, जो मेंबर कंट्री हैं, उनमें सब पे ये अप्लाई किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम ऑफ मेजोरिटी वोटिंग हैज़ नेवर बीन यूज्ड इन WTO। जो WTO में वोटिंग होती है उसे हम जनरल सेंसस कहते हैं, मतलब सबके सहमति से किया जाता है। ऐसा नहीं कि इतने लोग कह दिए, इतने लोग नहीं कह रहे तो ले लिया जाएगा, ज़्यादा लोग इस चीज़ को कह रहे हैं तो मान लिया जाएगा, नहीं, कंसेंसस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट ट्वाइस इन द ईयर। नहीं, 2 साल में एक बार मिलते हैं, 1 साल में 2 बार नहीं, 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, ये बेसिकली WTO का स्ट्रक्चर है। और ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है यही डिसाइड करती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो होती है आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और ये बेसिकली उनके आर्म्स नज़र आ रहे होंगे आपके, ये कमेटी है जो ग्रुप्स में वर्क करती है। काउंसिल फॉर द ट्रेड एंड द गुड्स, काउंसिल फॉर द ट्रिप्स। ये ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स इज द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना के ऊपर इसका ब्लेम बहुत ज़्यादा लगता है कि चाइना जो होता है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कि हमने कुछ खोज किया है और हमारे नाम से वो पेटेंट है और कोई उसको चोरी कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को, अब हमसे वो खरीद नहीं रहा है, हमसे चोरी कर रहा है। चाइना के ऊपर इस तरीके के ब्लेम लगते हैं कि चाइना मान लीजिए कोई चीज़ इंपोर्ट किया और उसकी जो टेक्नोलॉजी है बाद में क्या करता है, वो चोरी करने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। जो सेकेंड है आपका काउंसिल ऑफ ट्रेड इन द सर्विस, सर्विस में तो ये देते ही हैं, गुड्स और सर्विस आई गई। काउंसिल फॉर द ट्रिम्स, ये ट्रिम्स बेसिकली का है द ट्रेड एग्रीमेंट इन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड मेजरमेंट, ये भी इसके अंडर में आता है। नेगोशिएट करवाते हैं ट्रेड को कंट्रीज़ के बीच में। तो ढेर सारे फंक्शंस होते हैं इनका। और यहाँ पे बेसिकली कुछ और डिटेल है, इनको कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। जो लोकेशन है इनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और मेंबरशिप जो है वो 164 कंट्री के पास में है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, बाकी चीज़ें तो एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इनका फंक्शन दिया गया है, फंक्शन भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे जो डिसीजन होता है ना, वो कॉन्सेंसस से होता है, मतलब सभी जब रेडी होंगे तभी होगा। और WTO का जो एग्रीमेंट होता है वो रेक्टिफाई किया जाता है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में रेक्टिफाई किया जाता है थ्रू द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? बेसिकली जो क्रॉप्स होती हैं उनका DNA ही हम चेंज कर दें। क्यों चेंज करेंगे भाई? आदमी का चेंज कर रहे थे अब तक हम क्रॉप्स में भी ज़रूरत है ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, उनका न्यूट्रिएंट बढ़ जाए, जो भी डिजीज़ है उनसे लड़ने की उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, पानी कम लें, फर्टिलाइज़र कम लें। इस सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम जेनेटिकली उनको मॉडिफाई करते हैं। कई सारे क्रॉप्स में किया जा रहा है, पूरी दुनिया में किया जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है इसका, द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इज नॉट बैंड इन द इंडिया। तो ऑप्शन गलत है, बिल्कुल इंडिया में बैन है। रिसेंटली इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया गया था यूरोपियन यूनियन के थ्रू कि जो इंडिया से राइस आ रहा है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हालांकि इंडिया में जो राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाई कल्टीवेट करना बैन है पहले से ही। अब पता नहीं वो ब्लेम क्यों लग रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट इसीलिए ये न्यूज में है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि इंडिया से जो राइस इंडिया ने जो राइस एक्सपोर्ट किया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, GM सीड्स हैं। नेक्स्ट है जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, कॉटन, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड आर ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड इन इंडिया। नहीं, देखिए जो कॉटन है वो भी BT जो कॉटन होती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई हैं, इंडिया में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। ट्राई किया गया था कि जो ब्रिंजल हैं और मस्टर्ड हैं इनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए कि यहाँ पे GM का हम यूज़ कर पाएँ,
बट इसको गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। अभी के लिए इंडिया में बस जो कॉटन ही है, बीटी कॉटन, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। तो जो ऑप्शन, ये ऑप्शन भी गलत है आपका। तो जो ऑप्शन 3 है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द अपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी, तो ये ऑप्शन सही है कि बिल्कुल इसको रेगुलेट करने के लिए इसके रिलेटेड जो रूल्स पॉलिसीज हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज 3 इज करेक्ट। और यहाँ पे कुछ मैंने डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं, वही डिटेल्स जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। जीएम मोस्टली आपको पता चल गया हो कि जीएम होता क्या है। यहाँ पे मैंने और भी डिटेल मेंशन किए हैं कि जीएम हम करते क्यों हैं। पर्पज़ यही होता है कि जो कीट्स खा जाते हैं हमारे पूरे क्रॉप्स को, उनसे कैसे बचाना है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके फ्रेंडली कैसे बनाएं हम अपने क्रॉप्स को, ये सारी चीज़ें माइंड में रखा जाता है। न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें, इसीलिए हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 10% के आसपास इस तरीके की जो सीड्स हैं उनको कल्टिवेट किया जा रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने पहले किया कि जेनेटिकली मॉडिफाई राइस है वो इंडिया में बैन है, इंडिया में नहीं उगा सकते, केवल कॉटन ही है जिसको हम उगा सकते हैं। और ये बेसिकली एक बॉडी है जो इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है इन इंडियन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बायो एंजाइम। अब यहाँ पे ये भी न्यूज़ में है, ये देख पाओगे आप कि कई सारे पेपर में ये पब्लिश किया गया है कि जो पंजाब के फार्मर हैं वो बेसिकली बायो एंजाइम क्रिएट कर रहे हैं अपने किन्नू से। किन्नू बेसिकली एक फ्रूट्स है, वेस्ट किन्नू जो होते हैं उनसे बेसिकली ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। केवल किन्नू से नहीं, और भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनसे भी आप प्रोड्यूस कर पाओगे। अब ये जो बायो एंजाइम है इसका यूज़ क्या होता है, अगेन इसका यूज जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसमें वाटर सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कीटों से उसको बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए जो किसान हैं वो बेसिकली इसका यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूज़ में है, आपको जानना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पूछ ले। तो दे आर ऑर्गेनिक सोल्यूशन प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, तो बिल्कुल सही बात है, फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या है, बेसिकली फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, एंजाइम से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें केमिकल चेंजेज लेके आते हैं। या फिर सिंपल बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी हम कर रहे हैं फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे हम क्या कर रहे हैं, बायो एंजाइम्स को बना रहे हैं। टाइम कितना लगता है इसको बनाने में, तो टाइम लगता है 60 to 100 डेज। बस बिल्कुल हम यहाँ पे इसको फास्टन करने के लिए हम ईस्ट का यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल है बायो एंजाइम से रिलेटेड जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। बेनिफिट्स इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लैंड है, सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी इससे बढ़ जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये वाटर क्वांटिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है उसको भी कंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। और जो आप बहुत सारे कीटनाशक यूज़ कर रहे हो, चूँकि आपका प्लांट हेल्दी होगा तो उनका भी यूज़ कम हो जाएगा। तो ये सारे फ़ायदा होते हैं, इसलिए कंटिन्यूसली जो बायो एंजाइम है उसका यूज बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विथ रिगार्ड टू डेंगू फीवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है रिसेंटली बहुत तेजी से इंडिया में डेंगू फैल रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, जो डेंगू फीवर होता है दैट इज कॉमन इन द ट्रॉपिकल एंड ड्राई क्लाइमेट। देखिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है ना उसके लिए कॉमन होता है, बट जो ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे मच्छर की क्या भाई, कहाँ बैठेंगे बेचारे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। बेसिकली ये कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बारिश हो रही हो, जहाँ पे ये बढ़ सके। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारा, सब ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारे इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन होता है, या ट्रॉपिक एंड कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे जनरली ये पाए जाते हैं। और बेसिकली जो एडस होते हैं मेजोरिटी इन्हीं की वजह से डेंगू फैलता है। बट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि यही ओनली एक स्पीसीज हैं जो डेंगू फैलाती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो एल्बोपिक्टस होते हैं ना वो भी एक स्पीसीज है जिसके वजह से डेंगू फैलता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो ऑप्शन 3 है, द वेक्टर कॉजिंग डेंगू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज ऑफ चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, तो ऑप्शन ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल 3 सही है, बाकी दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने दिए हैं जो कि पहले डिस्कस किया। एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, ये जो वायरस है ना इसको कहते हैं DENV, और ये इनके 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो ये कहा जाता है कि आप ना 4 बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये टाइप का वायरस है जिसके वजह से आपको डेंगू हुआ। अब आपके शरीर में ना एंटीबॉडी बन गई, तो वो एंटीबॉडी है ना, चूंकि ये वाला जो है ये अपने तरीके से आपके एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करेगा तो उसी तरीके की एंटीबॉडी बनेगी। तो ऐसा नहीं कि ये वाली एंटीबॉडी इसको भी खत्म कर देगी, नहीं, ये दूसरे तरीके से इंटरेक्ट करेगा
तो अगेन इसके लिए भी एंटीबॉडी चाहिए, तो एक बार और चांस होता है कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो। ये अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा, ये अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तो चांसेज होते हैं कि अगर आपको डेंगू होता है तो ये जो अगर वायरस हैं ये भी आपको अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो एक लंबे टाइम तक आप बीमार रह सकते हो। जैसे कोरोना का आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली वो म्यूटेट हो रहा है और अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है वो एक ही टाइप के वायरस को हैंडल कर पाएगी। अगर वो म्यूटेट हो गया, अपना इंट्रैक्शन ही चेंज कर लिया, तो फिर से दोबारा से एंटीबॉडी डेवलप होगी उसके लिए, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ये फेटल नहीं है, ऐसा नहीं कि इससे लोग मरते हैं, इसका जो फेटेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, 1% के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं मरते। कोरोना का तो काफ़ी ज़्यादा था, कोरोना का तो किसी किसी कंट्री में 15% के आसपास हो गया था, कि मतलब 100 लोग भर्ती हो रहे हैं तो उसमें से 15 लोग तो मर जा रहे हैं, कम लोग बच रहे हैं। बस इसका फेटेलिटी बहुत कम है, 1% के आसपास है या उससे भी कम है, हालांकि इससे भी मौत होती है लोगों को। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।